हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यूनिट सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ को मेज़र करने के लिए यूनिट्स का बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। तो अगर कोई यूनिट ना हो तो कोई भी चीज़ को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। जैसे हम बोल सकते हैं कि हम लोग लिक्विड को मेज़र करते हैं लीटर में, सॉलिड को मेज़र करते हैं किलो में या फिर ग्राम में, कोई डिस्टेंस को मेज़र करते हैं हम लोग मीटर या फिर आप बोल सकते हैं किलोमीटर में। तो वैसे ही क्या है कि ये सब जो यूनिट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम लोग कोई भी चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते। तो इसीलिए यूनिट सिस्टम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट सिस्टम, तो देखिए यूनिट सिस्टम को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपका फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो यूनिट सिस्टम को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स 3 तरह का है। कौन कौन सा? मास, लेंथ और टाइम। इसको फंडामेंटल यूनिट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यूनिट जो है सबसे पहले आया था और ये यूनिट किसी से डिराइव नहीं होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये यूनिट जो है एक ओरिजिनल यूनिट है और ना ही इसको लेके या फिर इसको हम ब्रेक करके और कोई यूनिट्स को बना नहीं सकते। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो 3 तरह का है। कौन कौन सा? मास, लेंथ और टाइम। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका साइंटिफिक स्टडी डेवलप हुआ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आने लगे, तो क्या हुआ कि कुछ और यूनिट्स का डिस्कवरी हुआ। तो उसमें से मास, लेंथ और टाइम, ये 3 चीज जो था वो आपका फंडामेंटल से लिया गया था। और बाकी का चीज जैसे आपका टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनस इंटेंसिटी, तो ये सब चीज जो है ये आपका धीरे धीरे डिस्कवरी हुआ। मतलब जैसे जैसे आपका साइंटिफिक नॉलेज बढ़ते गया, जैसे जैसे नए नए साइंटिस्ट आने लगे, वैसे से क्या हुआ कि कुछ और यूनिट्स का डिस्कवरी हुआ। तो टोटल जो है 7 बेसिक यूनिट्स का डिस्कवरी हुआ। मतलब हम बोल सकते हैं कि अभी जो बेसिक यूनिट्स है वो टोटल कितने? टोटल 7 है। और ये जो 7 यूनिट है ये आपका ओरिजिनल यूनिट है। मतलब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कोई और यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये 7 यूनिट जो है ये बेसिक यूनिट्स कहा जाता है। और मैक्सिमम जो है हम लोग जो भी डिराइव्ड यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं ये 7 बेसिक यूनिट को ही लेके करते हैं। नेक्स्ट है डिराइव्ड यूनिट्स। देखिए नाम से ही लग रहा है डिराइव्ड, मतलब ये किसी चीज से आया है। जो डिराइव्ड यूनिट है ये किससे आया है? ये बेसिक यूनिट से। मतलब बोल सकते हैं कि बेसिक यूनिट को अगर हम लोग मॉडिफाई करते हैं, अगर बेसिक यूनिट को मॉडिफाई कर दें तो क्या होगा? उससे डिराइव यूनिट बनेगा। मतलब अगर हम लोग बेसिक यूनिट को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिराइव यूनिट बना सकते हैं। तो डिराइव यूनिट में कौन कौन सा आ जाता है? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये जो डिराइव्ड यूनिट्स है ये बेसिक यूनिट से बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फोर्स। फोर्स आप जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जहां पे देख सकते हैं मास क्या है? एक बेसिक यूनिट है और ये जो एक्सीलरेशन है ये क्या है? एक डिराइव्ड यूनिट है। और अगेन हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक्सीलरेशन को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड और टाइम होता है आपका सेकेंड में, तो ये कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी डिराइव्ड यूनिट को भी डिराइव्ड यूनिट्स जो भी इसका हम लोग यूनिट को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए बेसिक यूनिट्स का जरूरत पड़ता है। तो बिना बेसिक यूनिट्स का हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सिंपली बोल सकते हैं कि अगर हम लोग बेसिक यूनिट्स को मॉडिफाई करें या फिर अगर हम लोग डिराइव्ड यूनिट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक यूनिट्स का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं। अभी मैंने आपको यूनिट सिस्टम का 3 टाइप्स बताया था। तो उसी में से पहला था फंडामेंटल यूनिट, फिर था बेसिक और फिर था डिराइव्ड।
तो बेसिक यूनिट जो था वो 7 तरह का था। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि बेसिक यूनिट जो है वो 7 तरह का होता है। तो कौन कौन सा? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लेंथ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीटर में, मतलब ये जो मीटर है ये बेसिक यूनिट है किसका? लेंथ का। मास को हम किसमें कैलकुलेट करते हैं? केजी में। टाइम को किसमें कैलकुलेट करेंगे हम लोग? सेकेंड में। टेम्परेचर को किसमें कैलकुलेट करते हैं? केल्विन में। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला सीडी में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। तो ये सब यूनिट्स हैं। तो अगर आप लेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें जो हम लोग यूनिट को यूज करते हैं कौन सा है? मीटर। मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। तो इसी को ही यूज करके हम लोग बाकी सारे यूनिट्स को निकालते हैं। इसमें से आप लोग लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट ये सब और भी जानते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी ये भी शायद आपने सुना होगा। ये होता क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी, तो आप लोग जानते हैं कि लाइट का कुछ इंटेंसिटी होता है, मतलब लाइट का कुछ पावर होता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि लाइट जो है अगर वो ज़्यादा रोशनी दे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है। या फिर आप बोल सकते हैं कि लाइट अगर ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर उसका इंटेंसिटी कम होगा तो क्या होगा? वो बहुत ही कम दिखेगा। मतलब आप बोल सकते हैं लो लाइट। तो जो लो लाइट है उसका इंटेंसिटी बहुत ही कम होता है। और जिसका लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा वो क्या होगा? ज़्यादा दूर तक दिखता है या फिर वो बहुत ही ब्राइट दिखता है। तो उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैंडेला। तो कैंडेला क्या है? एक यूनिट है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं लुमिनस इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है मोल। मोल क्या है? इसका हम लोग यूज करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करने के लिए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास। तो कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मोल को एज अ बेसिक यूनिट मानते हैं। और मोल का फॉर्मूला क्या है आपका? गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये जो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। और मोलर मास जो होता है, मोलर मास मास ऑफ 1 मोल। तो मास ऑफ 1 मोल को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर मास। आज का नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कैसे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे और कैसे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला का हम लोग यूज करके कोई भी यूनिट में टेम्परेचर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जनरली होता क्या है कि ये जो केल्विन है ये आपका बेसिक ऐसा यूनिट है टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए। मतलब आप बोल सकते हैं ये केल्विन है एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है और इसी स्टैंडर्ड यूनिट को हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है डिग्री एफ इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सी प्लस 32। सो डिग्री एफ इक्वल टू 9/5 डिग्री सी प्लस 32। तो ये रहा फॉर्मूला और इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं कि या तो फ़ारेनहाइट नहीं तो सेल्सियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन में दे दे कि 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि अगर सेल्सियस को 25 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए ये जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं।
तो 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, तो चलिए पुट करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया हुआ 25, 25 प्लस 32, तो कितना हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये आपका हो गया 77। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कोई भी टेम्परेचर का यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये रहा फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये फॉर्मूला मैं और भी एक बार बताया था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कहीं क्यों, क्योंकि केल्विन एक आपका ऐसा यूनिट है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि सारे दुनिया में इसको यूज किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। इसको याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका क्वेश्चन दे दे कि 10 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, तो क्या कीजिएगा कि इसमें 273 में 10 को ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 283 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और आपका जितना डिग्री सेंटीग्रेड या फिर जितना डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाएगा तो उसके लिए क्या होगा कि आप 273 में उतने डिग्री सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड को ऐड कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि या इसको हम लोग या तो सेल्सियस बोलेंगे, नहीं तो हम लोग इसको सेंटीग्रेड बोलते हैं, या तो इसको बोलिए डिग्री सेल्सियस या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंटीग्रेड। ये रहा इसका फॉर्मूला, द 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। तो आप लोग ऐसे ही सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप लोग फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में निकालना कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर का कन्वर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप में क्वेश्चंस आता ही है। तो फॉर्मूला को याद रखिएगा ताकि आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग मोल्स को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोल को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। गिवन मास मतलब जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और मोलर मास मतलब उस एलिमेंट या फिर उस कंपाउंड का मास। जैसे अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि 16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ O2 में कितना मोल्स होगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मोल इक्वल टू क्या, गिवन मास, तो कितना दिया हुआ है 16 ग्राम, डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, तो देखिए एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम, तो दो का कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 ग्राम, तो क्या होगा डिवाइड बाय 32। अब इसको कट कीजिए तो 16 1 16 2, तो आप बोल सकते हैं ये आपका 0.5 मोल हो गया। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक यूनिट है इसलिए मैंने इसके बारे में बताया कि कैसे आप लोग मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसको सॉल्व करके दिखाइए। 16 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू हाउ मैनी मोल्स। 16 ग्राम ऑफ H2O में कितना मोल्स होगा।
चलिए इसको जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। 16 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स। तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का मास होता है एक इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का मास मैंने अभी बताया कितना होगा 16, टोटल कितना हो जाएगा 18 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास कितना है 16, मोलर मास कितना है 18, 16 बाई 18। इसको अगर कट कीजिएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो चाहे आपका एक एलिमेंट का मोलर मास रहे या फिर आपका एक कंपाउंड का रहे, तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, और अगर कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं मेरे वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। ओके, चलिए बाय।